शाम के 7 बज रहे थे। बारिश अपने जोरों पर बरस रही थी। बारिश ना कोई वक्त देखती है, ना जगह, और ना ही उस सैलाब को जो उसके बरसने से उमड़ता है। और खिड़की के पास अकेली बैठी रेनू बारिश की इस बेरहमी को बेहद करीब से महसूस कर रही थी। मुरझाया चेहरा, कहीं दूर टकटकी लगाए देखती सूनी निगाहें, और बारिश के पानी की ही तरह झरझर बहते आंसू। देहरादून की रहने वाली रेनू मल्होत्रा परिवार की इकलौती संतान थी, मगर इसका असर उसकी आजादी पर कभी नहीं पड़ा। आज के ख्यालात रखने वाली रेनू की मां ने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित ही किया था। उसके पिता उसे लेकर चिंतित जरूर रहते थे, पर उन्हें अपनी बेटी पर एतबार भी था। देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी करके जब रेनू दिल्ली के दिल में समाने की आरजू लिए घर से निकली, तो मां ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली और पापा को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी बहुत ही प्रतिभाशाली है और एक दिन उनका नाम रोशन करेगी। रेनू अपनी मां की उम्मीदों पर खरी भी उतरी। जर्नलिज्म का कोर्स पूरा करने के बाद जब वो पहली बार नेशनल टेलीविजन पर समाचार पढ़ती नजर आई, तो उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये थे। रिश्तेदारों और परिवार में तो क्या, पूरे शहर में वो पहली ऐसी लड़की थी जिसने टेलीविजन पर आने तक का मुश्किल सफर तय किया था। उस दिन पूरे मोहल्ले को घर बुला लिया था मां ने। पर ये रेनू के सपनों की मंजिल नहीं थी, ये तो महज एक आगाज था। रेनू क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती थी, समाज में फैली बुराइयों को जनता के सामने लाना चाहती थी। वो काला बाजारी, घूसखोरी और दूसरे गलत पेशों से जुड़े लोगों को बेनकाब करना चाहती थी। और जल्दी ही रेनू की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई जब उसके जोश और जज्बे को देखते हुए उसे स्टिंग ऑपरेशन करने का काम सौंपा गया। रेनू को तो जैसे नए पंख मिल गए थे। वो एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन करने लगी। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के छिपे राज खुलने लगे। सबूतों के साथ उनकी कारगुजारियों की कहानियां टेलीविजन के जरिए अब पूरे देश में पहुंचने लगी। जो उनकी दुनिया से जुड़े लोगों में एक हड़कंप सा मच गया। पर अब रेनू के लिए खतरा भी पैदा हो चुका था। उसके दुश्मनों में सिर्फ बेनकाब हुए अपराधी ही नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग भी शामिल हो चुके थे, जो उसकी शोहरत को देखकर जलने लगे थे। इस हकीकत से रेनू बेखबर नहीं थी, लेकिन कई तरह की खतरनाक धमकियां मिलने के बावजूद रेनू के हौसले कम नहीं हुए। वो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुटी रही। स्टूडियो से निकलते हुए एक रात उसे काफी देर हो गई थी। टैक्सी से घर लौटते वक्त उसे लगा कि कोई गाड़ी शायद उसका पीछा कर रही है। उसने ड्राइवर को टैक्सी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा, पर इसके साथ ही पीछे वाली गाड़ी की भी रफ्तार तेज हो गई। रेनू का घर नजदीक आ चुका था, लेकिन तंग गलियों में टैक्सी का जा पाना मुश्किल था। टैक्सी रुकी तो पीछे वाली गाड़ी भी रुक गई। ड्राइवर को पैसे देकर रेनू लगभग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी
लेकिन दूसरी गाड़ी से उतरने वाला शख्स भी दौड़ता हुआ उसके करीब आ रहा था, करीब और करीब। और जब वो बिल्कुल नजदीक आ गया तो रेनू ने अपना पर्स घुमाकर उसके चेहरे पर मारा। वो शख्स गिर पड़ा, पर फिर खिलखिलाता हुआ खड़ा हो गया। वो नीलेश था, रेनू के ऑफिस का साथी। ऐसे कौन पीछा करता है? पीछा कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हें ये पेपर्स देने आया था जो तुम ऑफिस में ही भूल गई थी। तुम तो बेकार में ही डर गई। आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। घर के बाहर एक दूसरे को अलविदा कहकर जैसे ही रेनू मुड़ी तो उसके सिर पर एक भारी सा वार हुआ और लहू लुहान रेनू नीचे गिरकर बेहोश हो गई। बेहोशी टूटी तो वो एक कमरे के फर्श पर बिछे बिस्तर पर थी। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में उसे पास बैठी एक आकृति नजर आई। नीलेश। रेनू के मुंह से धीरे से निकला। एक अजनबी सी मुस्कुराहट थी नीलेश के होठों पर। फिर वो मुस्कुराहट धीरे धीरे डरावनी हंसी में बदलने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रेनू को एक साया अपनी ओर बढ़ता नजर आया। चलने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जोरावर, जिसे नकली शराब बेचने के आरोप में रेनू ने गिरफ्तार करवाया था। बिस्तर के नजदीक पहुंचते ही जोरावर ने हाथ बढ़ाकर मोमबत्ती बुझा दी और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक खेल। चीखे, चिल्लाहटें, सिसकियां, छोड़ देने की गुजारिशें। ईश्वर का वास्ता। लेकिन जी, आखिरकार हैवानियत और मर्दानगी की ही हुई। जख्म जब पराए देते हैं तो लड़ने की ताकत किसी तरह आ ही जाती है। लेकिन वही जख्म जब कोई अपना देता है तो लड़ना तो दूर, उस दर्द को सहना भी मुश्किल हो जाता है। रेनू के करीबी साथी नीलेश ने भी उसे ऐसा ही असहनीय दर्द दिया था। बारिश रुक चुकी थी। आसमान फिर से साफ हो चुका था। दूर क्षितिज में एक नई सुबह की जगमगाती किरणें एक नया पैगाम सा देती लग रही थी। रेनू, रेनू बेटा, नाश्ता कर लो। हाथ में ट्रे लिए माँ पुकार रही थी। रेनू ने एक बार माँ की तरफ देखा और फिर से खिड़की के बाहर उगते नए सूरज की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर अब एक मजबूत इरादे की चमक सी आ चुकी थी। मैं दिल्ली जा रही हूं माँ, अपना अधूरा काम पूरा करने।